वृद्धाश्रम में कई बुजुर्ग महिला थीं जिन्हें उनके बेटे या कोई न कोई परिवार वाले छोड़ गए थे। ऐसी ही एक बुजुर्ग महिला को यहाँ आए 3 साल हो गए थे। वो अभी भी यह यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनका बेटा उनके साथ ऐसा करेगा। अपना काम करती थी, कभी रोती तो कभी उदास बैठी अपने बेटे और पोते को याद करती। वहाँ उनकी जैसी बहुत महिलाएं थीं, लेकिन उन सभी ने यह मान लिया था कि उनका यही घर है। कहते हैं कि बचपन और बुढ़ापे में कुछ समानता होती है। कभी कभी बुजुर्ग भी बच्चों की तरह जिद पर अड़ जाते हैं। ऐसे ही उन्होंने एक जिद पकड़ ली कि उनके बेटे को बुलाए। इस बार वो दिवाली अपने बेटे और पोते के साथ मनाना चाहती है। कम से कम उन्हें देखना ही चाहती है। दिवाली के 4 दिन पहले ही उन्होंने खाना छोड़ दिया, खुद को बीमार कर लिया। उनका मानना था कि अगर वो ऐसा करेंगी तो उनका बेटा ज़रूर आएगा उन्हें देखने। अब उन्हें क्या पता था, अगर उनके बेटे को उनकी परवाह होती तो वो उन्हें यहाँ ये क्यों छोड़ जाता। आश्रम की देख रेख करने वाले राजीव ने उन्हें बहुत समझाया। यह नहीं था कि राजीव यह पहली बार कर रहा है। कभी कोई माँ अपने बेटे के लिए रोती तो कभी कोई। वो सबको संभालता, दिलासा देता, कोशिश करता कि कौम जिसमें मिलना चाहते हैं मिलवा दे। लेकिन उनकी यह कोशिश कभी कभी भी सफल हो पाती। उनसे अभी भी अम्मा को हर तरह से बोला कि क्या मैं आपका बेटा नहीं, क्या मैं आपका ख्याल नहीं रखता। अम्मा कहती रहती है, लेकिन मुझे अपने पोते को देखना है। फिर अम्मा ने उनके यहाँ आने की बात बताई। जब मैं यहाँ आई तब एक दिवाली पर उसने मुझसे पैसे मांगे थे। छोटा था, जिद करने लगा था। उसके माँ बाप नहीं, घर नहीं थे, तो मैंने उनकी माँ के कबाड़ में पैसे निकाल कर उनके लिए दिवाली की खिलौने वाली बंदूक उसे दिला दी। बस यही गलती मुझसे हो गई। घर आकर जब बहू ने देखा तो उसने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया मुझ पर लगाया वो तो ठीक, मेरे पोते को मारा। मेरे सामने उसकी बंदूक तोड़ दी। बस मेरा बेटा उसके कुछ दिन बाद मुझे यहाँ छोड़ गया। अब मैंने यहाँ काम करके कुछ पैसे कमा लिए हैं। मुझे मेरे पोते को इससे कुछ लेकर देना है। वो बड़ा खुश होगा। मेरा बेटा इतना बुरा नहीं है। कहना माँ बीमार है, पोते को देखना चाहती है, वो ज़रूर आएगा। राजीव ने माँ की जिद के बाद उनके बेटे को यहाँ बुलाना चाहा, लेकिन पता चला कि वो यह शहर छोड़कर चले गए। उनका कोई नंबर नहीं था। जो नंबर दिया था वो भी नहीं लग रहा था। राजीव अब यह बात जाकर कैसे उस अम्मा को बताए, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। अम्मा जिद पर अड़ी थी, कहती थी कि अब अगर वो नहीं आया तो मुझे नहीं जीना। वैसे भी क्या है मेरे इस जीवन में ऐसा। राजीव ने आकर अम्मा से कहा कि अम्मा, तुम्हारा पोता दिवाली वाले दिन यानी कल आएगा, अब तुम खाना खा लो। अम्मा ने कहा, नहीं, वो आएगा तभी खाना खाऊंगी, मुझे वो खिलाएगा। दीपावली की रात भी आ गई। अम्मा इंतज़ार कर रही थी। तभी राजीव एक 7 साल के बच्चे को लेकर उनके सामने आया। अम्मा से कहा, अम्मा देखो, तुम्हारा पोता आया है। अम्मा ने खुशी से अपना चश्मा उतार कर उसकी ओर देखा। देखकर बोली, यह तुम किसे ले आए हो? यह मेरा पोता नहीं है। माना कि मैंने 3 साल से नहीं देखा, फिर भी तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम किसी को भी ले आओगे और उसे अपना पोता मान लूँगी? मैं उसकी दादी हूँ, उसे अच्छे से पहचानती हूँ। यह मेरा पोता नहीं है। राजीव ने कहा, अम्मा तुमने ठीक कहा, यह तुम्हारा पोता नहीं है। पता है यह कौन है? राजीव ने उससे पूछा। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, सोनू। बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कौन है? लड़का बोला, पता नहीं। अच्छा तुम कहाँ रहते हो? लड़का बोला कि यहाँ से थोड़ी दूर पर सबके साथ। राजीव ने आगे की बात बताई। अम्मा यह भी अनाथ आश्रम में रहता है। तुम तो बहुत किस्मत वाली हो अम्मा कि तुमने अपने माँ बाप, पति, बेटे, पोते सबको देखा है।
इसे तो कोई छोड़ गया, बस ऐसे ही। देखो फिर भी ज़िंदगी जीना चाहता है, कभी ज़िद नहीं करता। और इससे कोई जैसे कई जो वहाँ है। अम्मा जो हो गया मैं जानता हूँ, भूलना मुश्किल है, लेकिन इस तरह कमज़ोर मत बनो। खुश रहो, सोचो ऐसा ही होना था। तुम्हारे पास अच्छी यादें हैं, चेहरे हैं, उनको याद करो। अम्मा समझ गई कि राजीव उसे क्या समझाना चाहता है। उसने बच्चे की ओर देखा। मासूम सा बच्चा चुपचाप अम्मा की ओर देख रहा था। राजीव ने खाने की थाली मंगवाई और कहा कि तुमने कहा था कि तुम अपने पोते के हाथ से ही खाना खाओगी। देखो यह तुम्हारा पोता ही तो है, हो वो ले लेना। अम्मा ने जीवन की कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लिया। अब वो उस समय को याद करके दुखी नहीं, बल्कि उस समय की यादें को याद करके खुश रहती है। राजीव के एक सहयोगी ने उससे कहा कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। तब राजीव ने कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा काम करना। मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई भी बेसहारा माँ यहाँ आए, कोई बच्चा किसी अनाथ आश्रम जाए, किसी को मेरी ज़रूरत ना पड़े। मेरे पास माँ नहीं है, मुझे उनकी कितनी कद्र है, यह कद्र सभी को हो, ऐसा मेरा मानना है। मीटिंग के बीच में जब टेबल पर पड़ा फ़ोन वाइब्रेट हुआ तो पूरे हाल का पता चल गया कि किसी का फ़ोन आया है। बड़े पोस्ट पर विद्यमान अधिकारी ने अपनी तरफ से बड़ी विनम्रता से कहा कि फ़ोन को साइलेंट करके बैठे प्लीज़। दीपक ने जल्दी से फ़ोन को उठाकर काट दिया, देखा भी नहीं कि किसका फ़ोन आया है। सॉरी सर बोलते हुए फटाफट फ़ोन साइलेंट की बजाय स्विच ऑफ कर दिया और गौर से फिर उस सफ़ेद बोर्ड की ओर देखने लगा जिस स्लाइड चल रही थी। मीटिंग के तुरंत बाद भी अपना फ़ोन ऑन करना भूल गया। काम भला ही कुछ ऐसी है, अच्छी अच्छी बात भूल जाते हैं इंसान। बने रहना है अगर बॉस की नज़रों में दौड़ में प्रमोशन की, पैसे की, स्टेटस की, तो पूरा समय झोंकना पड़ता है। आप नहीं होंगे तो आपकी जगह है कोई और लेने के लिए पीछे से टक्कर मारकर आगे निकलने वाले हैं, बहुत हैं। थोड़ी सांस आई इन सब बातों से तो याद आया कि फ़ोन भी पड़ा है निर्जीव कहीं जेब में। तुरंत ही निकाला और उसका बटन दबाकर फिर से उसे अपने संसार में प्रवेश किया। कुछ सोचता समझता इससे पहले ही बीवी का फ़ोन आ गया। कहाँ हो आप? फ़ोन भी ऑफ है। माँ जी का फ़ोन आया था। इतना कहते हैं दीपक समझ गया कि मीटिंग में बजने वाला वाइब्रेटर माँ जी का ही होगा। थोड़ा छल्ला कर बोला, अरे हाँ पता है, वो आने का ही बोल रही होगी। करता हूँ उनसे बात फ्री होकर। फ्री होना उसके लिए ऑफिस में तो मुमकिन नहीं था, वो भी माँ से बात करने के लिए। माँ से तो शाम को भी बात कर सकते हैं, अभी करना क्या ज़रूरी है? ऑफिस का टाइम ख़त्म हुआ लेकिन दीपक का अभी तक भी पता चल रहा लेकिन दीपक का अभी भी चल रहा है। यह फाइल दिखने में छोटी होती है लेकिन ज़िंदगी निकल जाती है। इनमें सर घुसा घुसा कर ऑफिस में घर आया। पत्नी ने कुछ कहा नहीं, एक तो पहले ही लेट हो गए, ऊपर से अगर फिर कोई ऐसी बात कह दी जिससे भड़क गए तो उसकी खैर नहीं, इसलिए खाना गर्म करके खिला दिया। रात सोते समय दीपक ही अचानक बोला, अरे तुमने याद नहीं दिलाया, माँ का फ़ोन करना था। पत्नी बोली, कहाँ करते, यह आपका ऑफिस थोड़ी है जो 12 बजे रात तक खुला रहे। समय देखो 1 बजा है, 11 बजे तो आपने घर में कदम रखा, कब बात करते। चादर झटकाते हुए अब पत्नी को एहसास हो गया था कि अब दिन का वो समय है जब वो थोड़ा बहुत पति को ताना मार सकती है। माँ को 3 साल हो गए हैं आपसे मिले, कब से कह रही है कि एक बार मिल लो, पर आप जाते ही नहीं। अरे तुम लोग तो गए थे पिछले साल, हम गए थे, आपको मिलना है। हाँ करता हूँ, कुछ महीने 2 महीने में जाने का भी अभी छुट्टी नहीं ले सकता। सुबह होते ही वही दौड़ा भाग शुरू, ऑफिस जाने के पहले ही ऑफिस का आ जाता है।
फ़ोन आते रहते हैं, एक चालू रहता है तो दूसरा कतार में रहता है। इसी बीच पत्नी आई कुछ बोलने के लिए, लेकिन साहब को मूड देखकर फिर किचन में चली गई। दीपक ने जल्दी जल्दी अपने सारे ऑफिस को समेटा गाड़ी में डालने के लिए, गाड़ी के फिर वही ऑफिस की असली जगह पर ले जाने के लिए। पूरा दिन फिर वही करना है काम। एक बार फिर माँ का फ़ोन आया, इस बार फिर काट दिया। मन में यह सोचा कि आज तो माँ से बात करूँगा ही। थोड़ा सा माँ पर प्यार भी आया। सोचा कि अब फ़ोन आया तो ज़रूर उठा लूँगा, लेकिन फिर बजा नहीं। मन किया कि करे बात, लेकिन फिर दूसरा मन आ गया, कहने की करेंगे। ऑफिस के बाद वही बात हुई, कम से उलझ कर फिर से एक बार वो भूल गया माँ से बात करना। शाम को ऑफिस के जाने में फिर लेट हो गया। घर गया तब दीपक को पत्नी को देखकर याद आया कि आज उसने भी फ़ोन नहीं किया। पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन खाना खाते वक्त सोचा कि पूछ लेता हूँ। इसके पहले कि पूछता, पत्नी ने बोल दिया, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, सुबह से ऑन नहीं हो रहा है। मैं आपको बताने वाली, लेकिन सुबह आप बिज़ी थे तो नहीं बात की। दीपक उसे कुछ कहता, इससे पहले उसने घड़ी देख, समय फिर वही 11:30। सोचा माँ से बात करूं, लेकिन फिर सोचा कि अब तक वो सो गई होगी, इसलिए फ़ोन नहीं किया। सोचा सुबह तो उठते ही फ़ोन करूंगा। इस बार इरादा पक्का था। सुबह जैसे ही ऑफिस के लिए तैयार हुआ, माँ को फ़ोन किया। फिर उठाने से पहले ही सोचा कि बड़े प्यार से माँ से बात करेगा। छुट्टी की प्लानिंग करने लगा। मन ही मन उसे लग रहा था कि माँ उसे बहुत याद कर रही है। माँ ने फ़ोन नहीं उठाया। ऑफिस से निकलने के पहले उसने पत्नी को कहा कि सुनो, तैयार रहना, आज छुट्टी लेकर आऊँगा शाम को। माँ से मिलने चलने पत्नी भी सोच में पड़ गई। यह अचानक क्या हुआ? बोली, क्यों, सब ठीक है, क्या हुआ? बोला, नहीं, बस कब से बुला रही है, अब मुझे भी लग रहा है माँ से मिल आऊँ। ऑफिस से जाते ही माँ का फ़ोन आया। इस बार उसने फ़ोन काटा नहीं। फ़ोन उठाते ही ऑफिस से सीधा घर गया। पत्नी देखकर चौंक गई। कहा, क्या हुआ? दीपक बोला, चलो जल्दी कार में बैठो, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मामा का कॉल आया था। रास्ते भर यह सोचता रहा कि माँ कैसी होगी। हड़बड़ी में घर चला गया। माँ कहते कहते घर में घुसा, लेकिन माँ नहीं थी। एक पल के लिए उसे अपने 3 साल के माँ के लिए फ़ोन याद आए, जब माँ उसे बुलाती थी मिलने, लेकिन वो सिर्फ कहता आऊँगा। उसे भी पता था कि वो ऊपर से कहता था, जाने का कोई इरादा नहीं था। वो फ़ोन भी याद आए जिसके आने पर वो भवें चढ़ाकर उसे काट देता था। यह सब घर में खड़ा होकर वो सोच ही रहा था कि पत्नी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे माँ तो अस्पताल में है, चले वहाँ। उसकी सुन जैसी टूटी। फिर गाड़ी घुमाई अस्पताल की ओर। मन में बस यही दुआ की, माँ ठीक हो। बस अब हर दिन बात करूँगा, माँ की नहीं मानूंगा, उनको अपने साथ ही लेकर आऊँगा। अस्पताल पहुँचा और जब मामा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि अब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं, इतना सुनकर ही फिर उसकी पलकों से रुके बांध का टूटना हुआ बच्चों की तरह रोया। माँ के कमरे में गया तो माँ ने कहा, अरे रोता क्यों है? अभी नहीं मरने वाली, ठीक हूँ, बेवजह तुमको परेशान किया। ये भैया को क्या कह रही थी कि मत बुलाओ, उसे काम होगा। हाथ पकड़े माँ कहने लगा, माँ मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ। नहीं, तू तो बहुत अच्छा है, तभी तो दौड़ा आया। मेरे भाग अच्छे हैं, इतनी फिक्र करते हो। उस पल दीपक को लगा कि वो माँ को फिर नहीं देख पाएगा। लगा कि यह बोझ लिए जीना पड़ेगा। माँ बुलाती रही, वो टालता रहा। समय रहते सीख जाना बहुत बुद्धिमानी का काम है। दीपक फिर ना माना। माँ को अपने साथ ठीक होने पर ले गया। काम को छोड़ नहीं सकते, लेकिन माँ को अपने साथ ले जाने के लिए तो मना सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं आप सबके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी। धन्यवाद।